लेकिन तमाम योद्धा, तमाम पार्टियां अपना अपना कमान संभाल करके अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। पीके प्रशांत किशोर नंबर 1 पर चल रहे हैं और लगातार लोगों को गिनती गिनवा रहे हैं कि भाई बिहार कहाँ है। ये बिहार जगजीवन राम का बिहार था, ये बिहार सच्चिदानंद सिन्हा का था, ये बिहार जयप्रकाश नारायण का बिहार, ये बिहार राजेंद्र प्रसाद का बिहार। उस बिहार को इस तरह से उपेक्षित किया जाए। यहाँ प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो फ्री का जिक्र करते हैं कि मुफ्त में मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, और गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि फैक्ट्रियां खोलेगी। तो इन सब चीजों को लेकर के वहां जनता के भीतर भी आग है। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तड़का, खिचड़ी और बिरयानी की बात तो हम लोगों ने कल कर ही ली थी। आज आते हैं स्ट्रेट, सीधे आते हैं जो बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो चुनाव। नवंबर 22 में सरकार बनना है। अक्टूबर फर्स्ट वीक सुनने में आ रहा है, जो यहाँ की बातें, सोर्सेस की बात हम करें तो दशहरा और दिवाली के बीच, दशहरा और दिवाली के बीच यानी कि 3rd वीक ऑफ अक्टूबर के पहले चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सुनने में यह भी आ रहा है कि अक्टूबर के 1st वीक में और 2nd वीक में 2 फेजेस में बिहार में चुनाव होने की बातें हो रही हैं। अब चुनाव की बातें हो रही हैं और आज हो गया है सितंबर 25, यानी कि 5 दिन इधर 1 महीना उधर, यानी कि 30 से 35-40 दिन बच गए हैं बिहार के फेट को डिसाइड होने में कि कौन वहां सरकार चलाएगा, किसकी सरकार होगी और कौन होगा वहां का मुख्यमंत्री चेहरा। जहां तक बातें आ रही हैं महागठबंधन की, जो मेजर अलायंस की बातें आती हैं ना, अलायंस की बातें आती है तो 2 ही अलायंस है। एक है बीजेपी लेड, ना ही बीजेपी में, ना ही बीजेपी लेड एनडीए की बात मैं कर रहा हूं, ना ही महागठबंधन जो कांग्रेस आरजेडी की का गठबंधन है। दोनों में इन्होंने अपना चेहरा अनाउंस नहीं किया है। जैसे कि कहा जा रहा है कि एनडीए में नीतीश जी अभी तक या एक स्ट्रॉन्ग फेस के रूप में है और भारतीय जनता पार्टी शायद प्री इलेक्शन ऐसी कोई बात ना करेगी जो नीतीश को खटके या जेडीयू उनसे अलग हो। दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के समकक्ष तो नहीं है तेजस्वी, बट बिहार की बात हम करें तो बिहार में तेजस्वी एक चेहरा है और राहुल एक राष्ट्रीय चेहरा है। इन दोनों के बीच में खटपट शुरू हो चुकी है, रेजिग्नेशन के दौर भी शुरू हो चुके हैं। सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं, एनडीए में भी कुछ नेताओं का इस तरह के बयान आ रहे हैं कि अगला चेहरा कौन होगा, कौन नहीं होगा, अगर ऐसा होगा वैसा होगा तो हम शायद किनारे हो लें, या इतनी सीटें नहीं मिली जो गठबंधन के छोटे गुट होते हैं ना, खासकर एनडीए में, जैसे कि और भी आप नाम जानते ही हैं, उसी तरह से महागठबंधन में भी कुछ नाम है। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, क्योंकि 2 ही 3 चेहरे हैं और 2 ही 3 फोर्सेस हैं जिनसे वाकिफ हों और वाफ्ता रखें वहाँ के वोटर्स, तो बेहतर होगा उनके लिए भी। और तीसरा एक इंडिपेंडेंट फोर्स है पीके प्रशांत किशोर, वो बड़ा खुदक रहा है जिसको कहते हैं, सोशल मीडिया पे या तरह तरह की बातें आती रहती हैं। तो हम चलते हैं अपने सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं संजय समर जी, जिनके बारे में मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आप खुद ही जानते हैं, आपने खुद ही देखा होगा बिहार पे जितनी अच्छी पकड़ इनकी है और राष्ट्रीय पकड़ जितनी अच्छी है पॉलिटिक्स पे, बहुत कम लोगों की होगी। तो हम संजय समर जी से ही जानना चाहते हैं कि आज बिहार में क्या हो रहा है या क्या होगा, और खास करके मुद्दों की बात हम कर रहे हैं। जात, SIR, स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन ऑफ द वोटर्स लिस्ट, जिसमें किस खास तौर पे ये कहा गया है और देखा गया है कि 7.4 करोड़ पे वोटर्स का नंबर्स आ गया है, जबकि पहले 2020 में 7.9 करोड़ वोटर्स, बांग्लादेशी,
नेपाली इमिग्रेंट्स को किनारे किया गया, जिसपे कि काफी हंगामा चला है। कहाँ तक ये वाजिब है, कहाँ तक, मतलब कहने का मतलब कि उनको हटाना वाजिब है, या कांग्रेस और आरजेडी का उस पे बयानबाजी और कुश्ती वाजिब है। जी संजय जी आप बताएं, मैं आप ही पे छोड़ता हूँ जी पूरा। जी नमस्कार। देखिए अजय जी, बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव हो नहीं रहा है, चुनाव की डुगडुगी बस बजने ही वाली है। लेकिन तमाम योद्धा, तमाम पार्टियां अपना अपना कमान संभाल करके अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। और जुबानी जंग आरंभ हो चुका है। बयानबाजी से दोनों दोनों तरफ लोग त्रस्त हैं और दोनों तरफ अंतर कलह दिखलाई दे रहा है। अगर हम कहें तो महागठबंधन में थोड़े अंतर कलह कम दिखलाई दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो पार्टियां हैं, चाहे हम हैं, चाहे जदयू है, इन सब लोगों के भीतर में अंतर कलह कुछ ज्यादा दिखलाई दे रहा है। अब स्थितियां सामान्य कब होगी, जब टिकट बंट जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है कि जनता भी वर्तमान सरकार से काफी नाराज दिखाई दे रही है अजय जी, जिसका नतीजा है कि बीते कुछ महीनों में 4-4, 5-5 मंत्रियों का कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है, जनता ने किया है। उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। उनकी उपस्थिति में उनके विरुद्ध नाराबाजी भी हुई है अजय जी। नाराबाजी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विरुद्ध मोतिहारी में हुई, वहां काला झंडा तक दिखलाया गया, क्योंकि अब बहुत दिनों से सरकार चल रही है और सब लोग हर तरह के जितने वादे किए थे सरकार ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, चाहे जदयू ने किया हो, वो जमीन पर उतरा हुआ नहीं दिखाई दिया है। और इसमें पूरी तरह से जो लूटी लगाने की बात कहें या सच बोलने की बात करें या चलती हुई सरकार की खामियां गिनवाने की बात करें, इसमें पीके प्रशांत किशोर नंबर 1 पर चल रहे हैं और लगातार लोगों को गिनती गिनवा रहे हैं कि भाई बिहार कहाँ है। ये बिहार जगजीवन राम का बिहार था, ये बिहार सच्चिदानंद सिन्हा का था, ये बिहार जयप्रकाश नारायण का बिहार, ये बिहार राजेंद्र प्रसाद का बिहार। उस बिहार को इस तरह से उपेक्षित किया जाए। यहाँ प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो फ्री का जिक्र करते हैं कि मुफ्त में मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, और गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि फैक्ट्रियां खुलेगी। तो इन सब चीजों को लेकर के वहां जनता के भीतर भी आग है अजय जी। और दूसरी तरफ हम देखें तो इन अंदर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखें तो कई बागी खेमा तैयार हो चुका है। खास करके आर.के. सिंह जो मोदी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वो बागी के बोल बोल रहे हैं। और बागी के बोल क्या बोल रहे हैं, वो लगातार ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे पार्टी के जिन नेताओं पर अगर किसी प्रकार का आरोप लग रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी सच्चाई दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी बातों को रखे। उसी प्रकार जदयू में नीरज जी भी कह रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया है कि भाई 200 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने कर दी है, और बजाबते मंगल पांडे के बारे में भी उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई देखिए इनकी पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए गए हैं, रुपए कैसे गए हैं। इतना जमीन अगर अशोक चौधरी जी ने खरीदा है किसी ट्रस्ट के माध्यम से, तो 60-70 करोड़ रुपए आए कहाँ से हैं, तो उनका सवाल खड़ा करना एक पार्ट है। इधर एजी ने भी खड़ा कर दिया है स्थितियों को। एजी ने भी बता दिया है कि भाई 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखें तो सृजन घोटाला, जिस पर अभी जांच चल रहा है, 2,500 करोड़ का घोटाला है। तो ये सब मिला जुला करके जो सत्ता पक्ष रहता है, सवाल ज्यादा उसी से होता है जय जी, तो उसी से कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो दोनों से कर रहे हैं। संजय, एक छोटी सी बात आपसे मैं जानना चाहूंगा। आप 2 बार आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया और कहा कि प्रशांत किशोर बड़े एक्टिव हैं आज की बिहार की राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर का एक बयान मैं आपसे जानना चाहूंगा कहां तक उचित है राजनीति के माहौल में, आज के माहौल में, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में तो हर चीज पॉसिबल है, बट बिहार की विकास की जब वो बात कर रहे हैं तो इस तरह का बयान उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कांग्रेस को, आरजेडी को कहा कि आप उन इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं डालेंगे
जहां हम अपने कैंडिडेट्स को, मुस्लिम कैंडिडेट्स को फील्ड करेंगे, और ना ही आपके उन इलाकों में जहां के आप मुस्लिम कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे, हम करेंगे। यानी कि प्रशांत किशोर इनडायरेक्टली चाहते हैं कि 17% जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसमें डेंट ना हो। जो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स हैं उनको आरजेडी और कांग्रेस के लोग भी वोट दें, जो आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स हैं उनको प्रशांत किशोर कंटेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की मंशा क्या है? क्योंकि बार बार ये बातें आती हैं और आती थी, या मीडिया में देखा जाता है कि प्रशांत किशोर इज नथिंग बट एक शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये 17% मुस्लिम वोट्स का जो खेल प्रशांत किशोर ने शुरू किया, जो 20% का दलित और शेड्यूल कास्ट का वोट जो प्रशांत किशोर ने शुरू किया, 20 से 22% का ओबीसी का जो वोट प्रशांत किशोर ने शुरू किया, 7% कुर्मी, क्योंकि नीतीश को जब तब वो क्या नहीं बोलते हैं आपको भी पता है, आपको सारी चीजें पता होंगी, मेंटली फिजिकली उनको कह रखे हैं कि ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू रन द गवर्नमेंट। बट स्टिल मुझे एक चीज नहीं समझ में आता, प्रशांत किशोर सडनली इतने बड़े नेता क्या हो गए हैं? क्योंकि उनको तो उसका, और उनके पास अगर ये पूरे चुनाव के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? क्योंकि दो बड़े फोर्सेस यानी कि महागठबंधन और एनडीए, ये तो सरकार में है कहीं ना कहीं, एक केंद्र में है, दूसरा दूसरे जगहों पे है, कांग्रेस के साथ है। इनके पास फाइनेंसेस कहां से आती हैं आपको भी पता है। पर इस प्रशांत किशोर के पास इतने फाइनेंसेस कहां से आ रहे हैं कि वो जहां तहां रैली करता है और इतने बड़े बड़े रैली करता है। वो फाइनेंसेस कहां से आते हैं, कहां से वो पैसे आ रहे हैं उसको? ये बहुत बड़ा सवाल है और बिहार की जनता ये जानना चाहेगी कि आखिर उसका स्रोत क्या है, स्रोत क्या है। अजय जी, प्रशांत किशोर ने सिर्फ साफ शब्दों में कहा है कि मैं 243 सीट पर लड़ूंगा। प्रशांत किशोर जी ने ये बात भी कही है कि अगर हमारी बहुमत नहीं आती है तो मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, और अगर 10-15 सीट आकर के अगर हम चुप हो जाते हैं तो मैं अपने विधायकों को फ्री कर दूंगा और आज राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब आपका सवाल रहा फंड का, तो फंड का उनका 42 करोड़ का रिटर्न जाता है, जो आईटीआर दिखलाता है कि उनका 42 करोड़ का है। इसके अलावा जो उनका देखिए 42 करोड़ का सुनिए, रिटर्न मैं बता रहा हूँ, ऐसा है अजय जी कि जो कयास आप लगाएंगे वही कयास मैं लगाऊंगा, और वही कयास लगा करके मैं बता रहा हूं आपको। मैं जनसुराज से बहुत ज्यादा जुड़ा नहीं, लेकिन जो बातें मार्केट में है बस वही बात मैं बता रहा हूं, उसको सुना जाए। 42 करोड़ का वो रिटर्न भरते हैं, जो कि दिखता है, जो पेपर बताता है। तीसरी बात, वो खुद बोलते हैं कि जो लोग हमसे सलाह लेते हैं तो सलाह के बदले मैं उन लोगों से पैसा लेता हूं। कुछ कंपनियों का नाम भी उन्होंने बताया है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का नाम भी बताया है उन्होंने कि किन किन पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने सलाह दिया है और किन लोगों से पैसे चाहिए। तो वो पैसे वहां से वही आते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर किसी पद पर नहीं है तो कोई घोटाले के पैसे उनके पास नहीं जा रहे होंगे, ऐसा है। अब ठीक है, ममता जी के साथ उन्होंने काम किया, नीतीश जी के काम किया, लगभग एक दर्जन। संजय जी एक सेकंड, में घोटाले की बात ही नहीं कर रहा, मैं उनको घोटालों से ऊपर रखता हूँ, घोटाले में की बात मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो आपने क्या कहा, यही बात तो मैं बताया, आपका सवाल दोहराया जा रहा है। दोहरा नहीं रहा, मेरी बात सुन लें आप। 42 करोड़ की रिटर्न की बात कर रहे हैं। 42 करोड़ का रिटर्न किस ये पे दे सकते हैं आप? जितना कि आपकी अर्निंग है उसका एक परसेंटेज ही इनकम टैक्स या टैक्स में जाता है। 42 करोड़ का रिटर्न अगर आप दे रहे हैं तो वो पैसे बिल्कुल सही कहा आपको क्या वहां की राजनीति में, बिहार की राजनीति में तड़का लगाने के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं। अजय जी, अब अंदर खाने से अगर कुछ पैसे उनको मिल रहे होंगे तो मैं नहीं जानता। हम लोग तो सीधा और सपाट देख रहे हैं, और सीधा सपाट जो देख रहे हैं तो 42 करोड़ का जो रिटर्न भरे हैं कहीं ना कहीं वो दिखाए होंगे, और 1 नंबर पैसा है तभी वो उन्होंने दिखाया है। 1 नंबर बात हुआ। दूसरा नंबर बात, ये पैसे आए कहाँ से? तो उनका बैकबोन थोड़ा मजबूत है। अगर हम उनके बैकबोन को देखें, दादा को, पिताजी को, तो थोड़े बैकबोन मजबूत है। इसके अलावा ममता बनर्जी जैसे लोगों का वो चुनाव लड़वाए हैं, नीतीश कुमार जैसे लोगों का चुनाव लड़वाए हैं। ऐसे कर करके
मोदी जी। वो लगभग 12 मुख्यमंत्रियों आज को 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। तो मान लीजिए कि आप अगर देखें किसी प्रधानमंत्री से, आप भूल गए, प्रधानमंत्री। हाँ ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ। तो ये 42 करोड़ रुपए कोई खास मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर एक आदमी से अगर 5 करोड़ का भी सौदा करते होंगे, 8 करोड़ का भी सौदा करते होंगे, तो उतना वो निकाल लेते होंगे। काबिल हैं, उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, पढ़े लिखे हैं, इस पर भी कोई विवाद नहीं है। जो सच बात है वो मैं बता रहा हूँ। मैं प्रशांत किशोर का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। और जिस तरह से युवाओं को वो प्रेरित कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए बोल रहे हैं कि मैं 12,000 की नौकरी मैं प्रति प्रति लोगों को दूंगा चुनाव के बाद, ये मेरा वादा रहा, मैं जीतूं या हारूं मैं उतना करूंगा। तो एक प्लानिंग है अजय जी उनके पास, और एक ब्लूप्रिंट है। बाकी चाहे एनडीए का है या महागठबंधन का है, इन दोनों के पास कोई ब्लूप्रिंट दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ बातें दिखाई दे रही हैं कि हम आपको स्वास्थ्य देंगे, सड़क देंगे और शिक्षा देंगे। अब युवाओं की नौकरी की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, तो सब नए नए चीज को लेकर के आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ये बात भी सीधी सीधी कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आप हमको हटा देंगे। हालांकि ये राजनीतिक बातें हैं, सबको यही कह के आया था कि हम काम करेंगे, हम विकास करेंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से प्रशांत किशोर खामियां गिनवा रहे हैं, उस खामी का जवाब सही ढंग से सत्ता पक्ष नहीं दे पा रहा है अजय जी। और ना ही तेजस्वी जी दे पा रहे हैं कि हाँ भाई, अगर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं तो उनका आरोप आधारहीन है, बेबुनियाद है, और सच ये है। अगर अशोक चौधरी पर उन्होंने आरोप लगाया है तो अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में घसीटूंगा। अरे भाई, वो तो हर लोग स्वतंत्र है, फ्री है कोर्ट में घसीटने के लिए, करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ उनका जवाब तैयार है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अभी तो मैं ये खोला हूं और ज्यादा कोई छेड़ेगा तो और खोल दूंगा। तो इस चीज पर भी माने है। क्योंकि देखिए अजय जी, एक बात बताएं, जैसे कि झारखंड के हैं सरजू राय बिना माने मतलब नहीं बोलते हैं। और आप देखे भी हैं, उनसे आपकी मित्रता भी है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि आपसे उनकी अच्छी पहचान भी है। वो बिना माने मतलब कुछ नहीं बोलते हैं, साथ रहेंगे, हाँ ये सब करेंगे। लेकिन जब बातें किसी मुद्दे पर होगी तो पूरी तरह से प्रोफेशनल हो जाते हैं। हम लोग खबर लिखते हैं तो लिखते थे या लिखते हैं तो उस पर भी वो डिस्कशन करते हैं कि नहीं, इसको ऐसे ऐसे होना चाहिए, और सकारात्मक बात करते हैं सरजू राय। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ ज्यादा, लेकिन हाँ, तो उसी तरह से अभी प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं, वो सब सारे जो बातों को रख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास सारे सबूत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए 200 करोड़ की जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, अशोक चौधरी को बताना चाहिए कि हाँ भाई, ट्रस्ट कैसे आया। वो बोल रहे हैं कि ठीक है ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट से कर दे, मैं मान लिया। लेकिन क्या इस ट्रस्ट में 70 करोड़ रुपया अचानक चला आया? अगर ये ट्रस्ट मान लीजिए 15 साल पुराना है, तो पहला साल 1 करोड़ होगा, दूसरा साल 25 लाख रुपया बढ़ेगा, तीसरा साल 40 लाख बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं बढ़ेगा, वैसे वैसे कर करके। तो इस पर सफाई देने की जरूरत है कि हाँ भाई, क्या है, कैसे है। मंगल पांडे के पत्नी के का उन्होंने बैंक अकाउंट जारी किया जिसमें 2 करोड़ रुपए की बातचीत है, वो कहाँ है? उसको भी उनको बताना चाहिए कि भाई अकाउंट में कैसे चले गए। अगर आपका कोई व्यवसाय है तो अच्छी बात है, पारदर्शिता की बात अगर होती है तो पारदर्शिता की तरह बात करें। तेजस्वी जी के बारे में अगर बोलते हैं कि हाँ भाई, इनकी मम्मी डैडी का जो सरकार था, उस सरकार में इतनी हत्याएं हुई, तो गलत नहीं बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि भाई, राजधानी जैसे जगह में 5 बजे शाम में ही सारे लोग घर में घुस जाते थे, तो ये बात भी गलत नहीं है, इसको आपने भी देखा है। आप बताइए। तो जो जो बातें परोस रहे हैं, तो हम पत्रकार हैं, ऊपर से जनता भी तो है, उसको तो हम देखेंगे। हाँ, आपने एसआईआर का जो मामला उठाया, उस मामले में दम है। राहुल गांधी जी ने उसको खोजा है और उसको निकाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है अजय जी, कि एसआईआर मान लीजिए विदेशी 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 बिहार में भी बहुत है, झारखंड में भी बहुत है, दिल्ली में भी बहुत है, लोग चिल्ला रहे हैं।
तो मान लीजिए SIR हुआ तो SIR में 50 गो विदेशी का नाम आना चाहिए ना कि हाँ फलाने फलाने विदेशी चिन्हित किए गए। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा ना कुछ बताया जा रहा है। 65 लाख लोगों के नाम काटे गए जिसमें 23 लाख मृत पाए गए। हो सकता है मृत हो, हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बाकी के लोगों का क्या है? और बाकी भाई अजीत अंजुम जी ने दिखा दिया है कि किस तरह से SIR का काम हुआ है और SIR किस तरह से सक्सेस हुआ है और किस तरह से आया है। और एक सवाल आपने जो खड़ा, संजय जी, मैं यहाँ यूट्यूबर्स की बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यूट्यूबर्स की बात भी नहीं करना चाहता कि आपको ये पता है कि यूट्यूबर्स हमारे डिवाइडेड हैं। एक मोदी जी के साथ हैं जो उनकी बात करते रहते हैं, एक कांग्रेस के साथ सोरोस की बात आती रहती है कि कहाँ से फंडेड हैं, वेस्टर्न फंडेड हैं, तो उसमें बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ नहीं हो पाए वहाँ अपनी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से व्यूअरशिप लेने की कोशिश होती है। मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार के चुनाव में जो मेजर मुद्दे तो वही हैं बिहार में, आज भी यही दिख रहा है, जात, गरीबी, करप्शन, यही मुद्दों पे तीनों ही खेल रहे हैं। तीनों में मतलब दोनों ही खेल रहे हैं। एक तो मैं आउटसाइडर मान के चलता हूं, कहीं ना कहीं वो कोशिश में है कि कुछ मिल जाए, जैसे कि मैं पीके की बात कर रहा हूं विद द ट्रांजिस्टर, कहीं ना कहीं उनकी आवाज सुन ली जाए। एनडीए की बात करें, महागठबंधन की बात करें, मुद्दे क्या हैं? क्योंकि चुनाव अब सर पे है, लोगों तक बातें जा रही हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। इतने सालों की जेडीयू की सरकार, इतने साल पुराने आरजेडी की सरकार, कांग्रेस को भी उन्होंने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी भी 14 से उन्होंने देख लिया। इस बार आपको क्या लगता है जनता के बीच में कौन सा प्रमुख मुद्दा है? एक मुद्दा मुझे बता दें। देखिए, एक मुद्दा नहीं, तीनों के अलग अलग मुद्दे हैं। अभी वहां त्रिकोणात्मक लड़ाई चलेगी, मेरी बात को ले लीजिए, सुन लीजिए। पीके युवाओं के रोजगार, कल कारखाने को लेकर के चल रहे हैं और भ्रष्टाचार भी है। ये तीन को मुद्दा बनाए हुए हैं। महागठबंधन की बात अगर करें तो SIR है और भ्रष्टाचार है और रोजगार है, ये है। और अगर इनकी बात करें, एनडीए की बात करें, तो एक मौका और हमें चाहिए, कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उसको पूरा करना है, बस यही है। मिला जुला करके हम देखें तो 77 भ्रष्टाचार का मुद्दा, 89 भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। और मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और रोजगार, ये दो चीज वहां मुद्दा बना हुआ है, भ्रष्टाचार और रोजगार। इसी को लेकर के कोई पार्टी मैदान में है। और चूंकि मौका जनसुराज को मिला नहीं है, इसी से बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। लालू राबड़ी सरकार को मौका मिला, कांग्रेस को मौका मिला, तो वो लोग जनसुराज के बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रही बात एनडीए की, तो एनडीए पर अगर आरोप लग रहे हैं तो वो तिलमिला जा रहे हैं लोग और उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एनडीए के 4-4, 5-5 मंत्रियों के साथ दुर्व्यवहार होना जनता का गुस्सा दिखलाई दे रहा है अजय जी। अब आगे क्या होता है ये देखने का है। टिकट बंटने के बाद ही कुछ तय हो पाएगा कि कैसे क्या होता है। अजय जी, मैं एक स्पष्ट शब्दों में आपसे जानना चाहता हूं कि ये मुद्दे जो आपने गिनाए, रोजगार हो, करप्शन हो, एक मौका मुझे दो वाली बातें आ रही हैं, तरह तरह की बातें आपने तीनों के बारे में कहा। क्या लगता है कि ये सारे चुनाव आते चुनाव तक कंटिन्यू कर जाएंगे? क्योंकि बिहार में अब तक मैंने जो देखा है, आपने भी देखा है, जो दिखता है कि बिहार में जात के अलावे, कास्ट के अलावे चुनाव होता ही नहीं है। जातीय आधार पे चुनाव होता है और जातीय आधार पे ही पार्टियां बनती हैं और जातीय आधार पे ही नेता चुना जाता है और सरकार बनाई जाती है। आपको क्या लगता है ये मुद्दे कहीं कौन होंगे या इस बार शायद जात के ऊपर जा पाए? अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ बिहार में ही जातीय बातें होती हैं।
मैं सहमत नहीं हूँ। ये हर जगह, हर स्टेट का हिसाब किताब है, खास करके हिंदी प्रदेश में। अब तो पार्टी के बारे में भी लोग बोलता है कि फर जैसे आरजेडी के बारे में बोला जाता है कि यादवों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आजकल बताया जाता है कि वैश्य समुदाय की पार्टी हो गई है। तब राजनीतिक दल पर भी ये आरोप लगने लगे हैं कि कौन किस जाति का पार्टी है। तो सिर्फ बिहार को कहें कि यहाँ सिर्फ जात-पात को प्रश्रय मिलता है और उसी आधार पर चलता है, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो ऐसा है। झारखंड में भी देखेंगे तो यहाँ ट्राइबल का 28 सीट है और 28 का 28 उठा करके हेमंत सरकार इस बार लेकर के गई है, अब महागठबंधन ले गया है। छत्तीसगढ़ चले जाएँ तो 35% वहाँ आदिवासी होते हैं, वहाँ भी है। तो ये जातीय हिसाब-किताब अगर साउथ चले जाएँ तो वहाँ भी 2 भाग में बँटा हुआ है, ब्राह्मण और नन ब्राह्मणी 2 जगह बँटे हुए हैं। तो ये जातीय हिसाब-किताब हर जगह है, इससे बिहार अछूता नहीं है। बिहार में दबंगई है, हम इनकार नहीं करेंगे। जो जीता वो सिकंदर ये मान के चला जाता है। तो अब टिकट बँटने दीजिए, कोई भी राजनीतिक दल जातीय आधार पर ही टिकट बाँटेगा, ये मेरा दावा है। ऐसा नहीं कि किसी को दे दे। उस हिसाब से आप देखेंगे तो झारखंड का डाल्टनगंज जगह होता था, अजय जी, जहाँ से इंदर सिंह नामधारी लगातार जीतते रहे। इंदर सिंह नामधारी को आप जानते हैं, चतरा से वो चुनाव लड़े और जीत गए। तो उस हिसाब से उन्होंने, इंदर सिंह नामधारी ने अपना कद बड़ा कर लिया कि वो कहीं से खड़ा हो वो जीतेंगे। वही हाल किसी भी पार्टी के नेताओं का होना चाहिए कि वो जात-पात, धर्म से ऊपर उठ करके और अपना पर्सनैलिटी ऐसा बनाएँ ताकि लोग स्वतः उनकी ओर झुके और उनका कहना मान करके उनको वोट दें। ये हमें लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।